नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं कहूँगा कि सभी लोग एकाग्रचित होके अपनी अपनी जो जगह है उसको संभाल लीजिए और पढ़ाई करने में लग जाइए, क्योंकि अब तो ऑप्शन कुछ नहीं है। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये जो मेरा ई बुक है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रामीण परिवेश का हमने ई बुक बहुत मेहनत से तैयार किया है। पिछले 3-4 महीने से इस पर काम हो रहा है। बेस्ट कंटेंट हमने कई जगह से छांट के लिया हुआ है। लूसेंट और अरिहंत की जो बुक आप पढ़ते हो वहाँ पर जो फैक्चुअल चीज़ें लिखी होती हैं उसी तरह से इसको हमने करने की कोशिश की है। कलर्ड फॉर्म में है तो आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और डिटेल भी दे दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। यहाँ पे ये सिलेबस डिस्कशन है, जो आपका नया पैटर्न है उस हिसाब से मैंने इस ई बुक को तैयार किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 है और इसके पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर रखा है। थोड़ा सा ये वीडियो डिले हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था दोस्तों, और ये टाइप करने में समय लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग नहीं समझोगे। क्षमा चाहूँगा। ये हमारा पार्ट 3 है। कल से कोशिश करूँगा कि आपको पार्ट 4 पार्ट 5 करके कंप्लीट कंटेंट प्रैक्टिस कराया जाए। ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जो मैंने ई बुक प्रोवाइड किया है उसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ओके। आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अगर आप लोगों ने ई बुक पढ़ लिया तो आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबे लंबे जो आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं अन्य जगह पे, उन सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेते हैं तो आई थिंक आपका 20+ का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में कोशिश करूँगा कि इस संडे को मैं क्विज़ ऑर्गेनाइज करूँ। लगभग 25 क्वेश्चन होगा। जिस तरह से आप एग्ज़ाम में देंगे उसी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं 25 क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही सारे क्वेश्चन योजना संबंधित प्लस भूमि, जो आपका नया पैटर्न है ना उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा सैटरडे को, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना। संडे को हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे ये क्विज होगा। लगभग 350 बच्चे होने को हैं, तो आपको अपना रैंक पता चल पाएगा एटलीस्ट 350 बच्चों में। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? देखिए, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। कास्ट एंड रेस इन पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो ये प्रकाशित किया था डॉक्टर GS घुरिये ने। ठीक है, याद कर लेना, डॉक्टर GS घुरिये ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक प्रकाशित की थी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन थे जो मैंने टाइप किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि फालतू का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं 2, 3, 4 चौथे क्वेश्चन पर सीधे हमने जंप किया, बाद में उसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस में कंफ्यूज मत होना कि एक के बाद डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आ गया, चौथा क्वेश्चन आ गया। बस इसीलिए आ गया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। क्योंकि हमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो हम यहाँ पे जो बहुत फालतू के क्वेश्चन हो जाते हैं ना, उनको यहाँ पे लेके नहीं चल रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों उसको मैं बताते चलूंगा, और जो नहीं इंपॉर्टेंट होगा उसको भी थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध समाजशास्त्री है? वैसे हमारा यहाँ पे उद्देश्य समाजशास्त्र पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी समाज शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे समाजशास्त्री को समझ लीजिए कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री इनमें से कौन है। तो आपके DN मजूमदार ये समाजशास्त्री हैं और ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। अब ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जाति एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाहित समूहों का संकलन है, यह परिभाषा किसने दिया? देखिए, विवाह वगैरह हमें देखना है। ठीक है। जो हमारे वैवाहिक कई टाइप होता है ना, स्टेस्मांडरियन शादी होता है, एक विवाहित परिवार होता है, बहु पत्नी या जो भी होता है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि इसको भी यहाँ पे लिया जाए। तो एक जाति एक अंतर्विवाहित समूह या अंतर्विवाहित समूहों का संकलन है, यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा दोस्तों आपका ब्लांट ने दिया। किसने दिया? ब्लांट ने दिया। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ब्लांट ने दिया। लुईस विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको पढ़ना है समझना है तो आप यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। नगरीयवाद प्रभाव को, ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे नगरीयवाद प्रभाव से संबंधित था इनका लुईस विर्थ का विश्लेषण। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? अब ये भद्रलोकीकरण का दोस्तों मुझे शब्द नहीं पता चल रहा, अर्थ नहीं पता चल रहा। ये वास्तव में मैंने अभी तो पहली बार सुना, भद्रलोकीकरण। ठीक है। इसकी इंग्लिश तो पता नहीं क्या होगी। देखिए, यहाँ पे नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? ये तब होता है दोस्तों जब यहाँ पे वयोवृद्ध लोग रहते हैं। ठीक है। वयोवृद्ध लोग जब रहते हैं तो नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण होता है।
ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप। जब विदेश से आए प्रवासी लोग रहने लगे, ठीक है, जहाँ फैशनेबल पड़ोस का नगरीय पुनरुत्थान होता है, जहाँ सीमांतीय समूह रहते हैं और जहाँ वयोवृद्ध रहते हैं, वहाँ पे भद्र लोकीकरण होता है। ठीक है, तो आप वयोवृद्ध और भद्र लोकीकरण को आप ऐसे याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहीं पे याद हो गया होगा, जहाँ पे वयोवृद्ध वहाँ पे भद्र लोकीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित लक्षणों पर ध्यान दीजिए, ध्यान देना हमें यहाँ पे। ठीक है, पहला है अनामत विजातीयता, विजातीयता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है, विजातीयता होता है, विजातीयता शब्द गलत है। आपके हिंदी में भी अगर ऐसा करके आता है तो आप ये समझ लेना कि विजातीयता होता है, विजातीयता नहीं होता है। एक रूपता, वृहद आकार तथा घनत्व, यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। तो नगरीय समुदाय की विशेषता, ग्रामीण समुदाय की विशेषता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया है। और एक कारण और है लेने का दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं ना, अगर आपने जो बुक में पढ़ा हुआ है, अगर आपने जो अपनी कॉपी बनाई हुई है, वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द जो बहुत आसान से थे, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो ये भी देख लेना दोस्तों कि ये अनामत और विजातीयता और एक रूपता, यहाँ पे आप राइट आंसर पहले समझ लीजिए कि क्या होगा। इनमें से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों देखिए क्या होगा, आप इसको समझिए। अनामत, विजातीयता, ठीक है, और बृहत आकार एवं घनत्व। देखिए चौथा तो सही है हमारा, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो चौथा हमारे यहाँ पे सही है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए चौथा कहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन में दोस्तों चौथा दूसरे में आ रहा है और चौथे में आ रहा है, यानी कि अब हमारा दूसरे में, हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विजातीयता, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 4, यानी कि एक अनामत, विजातीयता और बृहत आकार। तो एक रूपता तो होगा नहीं, ठीक है, तो 3 जिसमें है वो तो हम हटा देंगे, यानी कि पहला हट गया, पहला हट गया। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का लेने का तात्पर्य ही बस इतना था कि अगर ये शब्द आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका अनामत, विजातीयता और बृहत आकार यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये शब्द कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अनामत भी शहरी लक्षण है, नगरीय समुदाय की विशेषता है, विजातीयता भी नगरीय समुदाय की विशेषता है, और बृहत आकार एवं घनत्व भी नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये आपका नगरीय समुदाय की विशेषता है। बाई चांस अगर आपने कॉपी में इजी लिख रखा होगा तो इसको भी आप लेते चलना, अदरवाइज एग्जाम में बाई चांस कुछ ऐसे घुमा के दे दिया का ऑप्शन तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्ष्य होते हैं। नगरीय समाज में बात हो रही है, नगरीय समाज में अब मानव संबंध की बात हो रही है। नगरीय समाज में मानव संबंध अभिलक्षित होते हैं दोस्तों। देखिए कुछ टाइपिंग एरर हो जाता है, अभिलक्षित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पारस्परिक विश्वास से क्या मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है यार कि इतना विश्वास रहता है एक दूसरे के प्रति। शहरों में आप लोग रहते होंगे, ठीक है, आपको पता होगा। बढ़े हुए संचार से मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। अब इतना देखिए ठीक है, अभी इसको साइड पर रखते हैं। बढ़े हुए संचार, कोई 4G और 5G अभी तक नहीं आ गया है, ठीक है। देखिए आया भी है तो आप जानते हैं कि पर्टिकुलर किसी एरिया में 4G है और किसी एरिया में किसी का नहीं है, ठीक है। तो अगला है बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन्य क्रिया से। तो ये दोस्तों बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन्य क्रिया, ये तो गांव से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि प्राथमिक अन्योन्य क्रिया, जो प्राथमिक विश्वास होता है, जो प्राथमिक समाज होता है, वो गाँव में ही पाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन्य क्रिया से ये हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये तो ग्रामीण वाला हो गया। पारस्परिक विश्वास भी ग्रामीण में ही होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष संपर्कों से या फिर बढ़े हुए संचार से। तो अप्रत्यक्ष संपर्क से जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों ये सही होगा, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि बढ़े हुए संचार से यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि बढ़े हुए संचार से अभी हम इसको सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी कंफर्म नहीं है कि संबंध कैसे स्थापित हो गया। लेकिन अप्रत्यक्ष संपर्कों से, भाई कोई गया ऑफिस काम करने, ठीक है, वहाँ पर मिला जुला, मेल मिला बढ़ा, तो इससे क्या हुआ, संबंध धीरे धीरे बनता गया, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर संबंध ऐसे ही बनता है। वहाँ पर जैसे हमारे गांव समाज में क्या होता है कि आप यहाँ पे हैं तो किसी आदमी को देखेंगे, जैसे आप ब्राह्मण जाति के हैं, ठीक है, तो ब्राह्मण जाति से किसी अगर दूर के ब्राह्मण व्यक्ति से मिलेंगे तो पता चलेगा कि वो हमारा रिश्तेदार निकल जाएगा, ठीक है। तो रिश्तेदार ही निकल जाते हैं। कहीं दूर दूर देखेंगे आप, कोई 2 लोग मिल रहे हैं, ठीक है, तो पता चलेगा कि हाँ उनके गाँव में उनकी लड़की की शादी हुई है, उनके गाँव में उनका ससुराल है, कुछ इस टाइप से चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं संबंध निकल जाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर अप्रत्यक्ष संपर्कों से, शहरों में क्या होता है, कोई इस ऑफिस गया, वहाँ पर काम करते करते मेल मिलाप हो गया, दोस्ती यारी हो गई, फिर शादी वादी हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शहरों में जो मानवीय संबंध होता है वो अप्रत्यक्ष संपर्कों से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यह परिवार का वह रूप है जहां परिवार का वंश नाम पिता की ओर से चलता है। ध्यान देना, एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां परिवार का वंश नाम पिता की ओर से चलता है। ठीक है, जब वंश, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंश नाम दिया हुआ है, जब पितृवंशीय होगा तब कहीं ना कहीं पिता के नाम से इस वंश का नाम चलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप देखिए, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन आपका है पितृवंशीय परिवार, अगला ऑप्शन है पितृसत्तात्मक परिवार, अगला ऑप्शन है पितृमार्ग परिवार, पितृस्थानीय परिवार। ठीक है, तो देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिया हुआ है क्योंकि पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर घुमा के देता है, यह परिवार का वह रूप है जहाँ परिवार का वंश की ओर से नाम चलता है। तो दोस्तों, जब साफ साफ आप देखेंगे, जब परिवार का पिता वंश यानी कि पिता के वंश की ओर से नाम चलेगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पितृवंशीय परिवार। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ऐसा नहीं पितृमार्ग परिवार, पितृमार्ग का मतलब ये हो जाएगा कि पिता ने जो रास्ता दिखा दिया, ठीक है, वही रास्ते पे आप चल रहे हो। भैया आपके पिता ने कहा था ऐसे ही से जाना, ये चीज़ करना, आप ये चीज़ हो जाओगे, तो उस मार्ग पर अगर आप चल रहे हो, कोई मजबूरी तो हमारे समाज में है नहीं भाई। कोई पिता गरीब किसान होता है तो उसका बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये थोड़ी होगा कि गरीब किसान अपने बेटे को ये कहेगा भैया तुम ऐसे से चलना, ऐसे से हल पकड़ना और तुम भी किसान बनना। तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। ऐसे ही आप यहाँ पे सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत टाइम हम इस क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सुंदर स्त्रियों को पर्दे में बड़ी सुरक्षा मिलती है। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी था, मैंने ले लिया। तो किसने कहा कि सुंदर स्त्रियों को पर्दे में सुरक्षा मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, उतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को हटा सकते हैं। अल्तेकर ने कहा था। ठीक है, अल्तेकर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्तेकर ने बोला था ये चीज़। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नांकित में क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। दोस्तों, नगर समुदाय, ग्रामीण समुदाय, तो यहाँ पे ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषता नहीं है, आप यहाँ पे जरूर ध्यान देना, क्या विशेषता है और क्या विशेषता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम में पूछेगा, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होंगी और ऑप्शन कुछ ऐसा देगा कि वो एक दूसरे से रिलेट होंगे। ठीक है, कोरिलेट करेंगे, तो वहाँ पे आपको सावधानी के साथ में उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे निम्नांकित में क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सीमित आकार एवं घनत्व। क्या ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, आप बताइए। बिल्कुल है। ठीक है, गतिशीलता ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। प्राथमिक संबंध, बिल्कुल मैंने अभी बात किया था ऊपर। ठीक है, एकरूपता, बिल्कुल एकता होता है गाँव में। ठीक है, तो गतिशीलता कुछ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये गतिशीलता अगर होता, आप सोचिए कि आप जिस गांव में रहते हैं, अगर वहाँ पे गतिशीलता होता तो आप आज जहाँ पर रह रहे हैं, जब 20 साल के पहले आपका जन्म हुआ था और आज जब आप इतने बड़े हुए हैं, तो गांव में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे। मतलब जो घर जहाँ पे था वैसा ही है, जो गली जहाँ पे थी वैसे ही है, ना कोई अच्छा निर्माण हुआ है, ना कोई मॉल बन गया है, ना कोई हॉस्पिटल खुल गया है, ना कोई सिनेमा घर खुल गया है, जो जैसे था वो वैसे ही है। हाँ, इक्के तुक्के 2 घर यहाँ वहाँ बन गए होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग केस है, लेकिन बहुत ज़्यादा गतिशीलता गाँव में नहीं होती है, स्थिर होता है। ठीक है, वहाँ के लोग भी स्थिर होते हैं। जो किसान है वो ज़िंदगी भर किसानी करेगा, जो पंडित बन गया है वो ज़िंदगी भर पंडिताई ही करेगा। ठीक है, जो मोची है वो मोची का ही काम करता रहेगा, जो किराने की दुकान खोल लिया है वो किराना ही चलाता रहेगा। ये सारी चीज़ें गाँव में होती हैं। ठीक है, उनके अंदर ये नहीं होता कि हाँ मुझे विकास करना है, आज मैं ये कर रहा हूँ, कल मेरे पास पैसा इकट्ठा होगा या लोन लेके या कुछ और करके मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं होता है। जो ढर्रा पकड़ लिए वही ढर्रा जिंदगी भर करते रहेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो गतिशीलता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिस ने निम्न में से किस तत्व की चर्चा नहीं की है। दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं पता कि लैंडिस ने क्या लिखा है, कौन सी बुक लिखी है जिसमें उन्होंने किसकी चर्चा नहीं की है। उतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, हाँ राइट आंसर दोस्तों आपका होगा जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था में लैंडिस ने इसकी चर्चा नहीं की है। आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक विकास योजना गांव के किस विकास से जुड़ी व्यवस्था रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास योजना दोस्तों। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना कमेंट सेक्शन में लिखना। हालांकि अभी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना कब हुई थी या कब से स्टार्ट किया गया था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जो सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है वो है कृषि विकास, सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य विकास। देखिए सामुदायिक विकास का मतलब क्या है, सारे समुदायों का विकास, आप ऐसे समझ लीजिए, यानी कि सर्वांगीण विकास। ठीक है, जहाँ भी सामुदायिक होगा वहाँ पे सर्वांगीण होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम, ओहो
क्या है, ठीक है, 18 वर्ष, ठीक है। ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर आप लोग करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो अभी किस बिल पे प्रस्ताव पारित किया जाने वाला है कि लड़कियों की एज कितनी होनी चाहिए। अभी तो मैं आंसर बताने वाला था, लड़कियों की एज कितनी होनी चाहिए शादी के लिए, ठीक है। आप लोग आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना, इस पर कितना क्या चर्चा हो रहा है, कितने कितने एज पे इसको पारित किए जाने की बात चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय परिवार की प्रकृति कैसी होती है, जनजातीय परिवार की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि एसटी की बात हो रहा है यहाँ पे, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए संविदात्मक होती है, विवादात्मक होती है, संख्यात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। जनजातीय परिवार की जो दोस्तों यहाँ पे संस्थात्मक होगा, ठीक है, संख्यात्मक नहीं, संस्थात्मक होगा। सो जस्ट मैं एडिट कर लूँ क्या, संस्थात्मक, संस्थात्मक, ठीक है, संस्थात्मक होती है। ओके, तो जनजातीय परिवार की प्रकृति कैसी होती है, संविदात्मक, विवादात्मक, संस्थात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विवादात्मक होती नहीं है, आपको पता होगा गांव में जब लोगों में कहीं ना कहीं एकता देखने को मिल ही जाता है, हालांकि अब तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लोग एक दूसरे को पा जाए तो फिर हैं, समझ रहे हो आप लोग। देखिए ट्राइब्स में ऐसा नहीं होता है, आज भी ट्राइब्स जहाँ जंगलों में रहते हैं उनको समुदाय में आप देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर घर है, वो एक इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जंगल में रहना और इकट्ठे रहेंगे तभी तो वो जंगली पशुओं का या फिर जो बाहरी विपत्तियाँ होंगी उनसे एकजुट होकर उससे लड़ पाएंगे, यानी कि समुदाय तो होता है वहाँ पर, ठीक है। यानी कि विवादात्मक होगा नहीं, आपस में मतलब तालमेल होता है। संविदात्मक, संविदात्मक आप यहाँ पे देख सकते हैं, संविदात्मक का तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा भाई, संविदात्मक से बढ़िया आप संस्थात्मक देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका दोस्तों वैसे राइट आंसर संस्थात्मक होगा, ठीक है। आप यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज़ को, आप लोग अपने हिसाब से इसको एनालिसिस कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सोचूंगा आ जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर संस्थात्मक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह विवाह का वह रूप है जिसमें पति पत्नी एवं उनके बच्चों के अलावा विभाग द्वारा बने कुछ रिश्तेदार आते हैं। यह विवाह का वह रूप है जिसमें पति पत्नी एवं उनके बच्चों के अलावा विभाग द्वारा बने कुछ रिश्तेदार आते हैं। जब ये बोल रहा है कि बात हो रहा है विवाह की और विवाह के साथ में रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, मतलब एक विवाह हो रहा है उसमें घर परिवार के अलावा रिश्तेदार आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा विवाह होगा, विवाह संबंधी परिवार, ठीक है, विवाह संबंधी परिवार, ठीक है। देखिए यहाँ पे विवाह संबंधी परिवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव की सबसे बड़ी, उतना इंपॉर्टेंट देखिए है, वास्तव में इंपॉर्टेंट है, परिवार हम लोग पढ़ते हैं, परिवार पास पड़ोस से सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को लेना जरूरी था यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव की सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये आपके विकास से संबंधित नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव की सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है। लोग यहाँ पे कॉलेज वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, कॉलेज पे भी लोगों का जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा परिवार, ठीक है। परिवार मानव की सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि है। आपको पता होगा कि पहले क्या था कि जैसे क्या बोलते हैं, जैसे लोग होता है ना कि जन्म लेता है बच्चा, इसके बाद में थोड़ा सा पालते हैं, पोसते हैं, उसको बड़ा करते हैं, लेकिन जब 10-5 साल का होता है वो इंडिपेंडेंट होने लगता है, ठीक है। जब माँ बाप से उसकी डिपेंडेंसी खत्म होती है तो फिर वो अलग विचरण करने लगता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों के बीच में सामंजस्य मतलब हुआ कि नहीं भैया हमको परिवार बनाना है, ठीक है, कृषि करनी है, गांव बनाना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे विकसित हुई। तो स्टार्टिंग में परिवार बना, इसके बाद में सारी चीज़ें आई, ठीक है। यानी कि परिवार क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव समाज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनजातीय परिवार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, जनजातीय परिवार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, आधुनिकता नहीं है और क्या, जनजातीय परिवार की बात हो रहा है तो यहाँ पे आधुनिकता हमारा राइट आंसर होगा, आगे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास से संबंधित नहीं है, ग्राम विकास से संबंधित नहीं है, यानी कि ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आप सामाजिक वानिकी कार्यक्रम देख रहे हो ऑप्शन में, अगला ऑप्शन है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब नेहरू की बात आएगी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू तीनों आ जा रहे हैं, हालांकि लाल रोजगार योजना नहीं है यहाँ पे। देखिए जब नेहरू रोजगार योजना की बात आएगी तो आप ये समझ लीजिए कि ये शहर से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, और जब जवाहर की बात आएगी दोस्तों तो ये गाँव से संबंधित चीज़ है। ओके,
याद रख लेना, जब भी नेहरू रोजगार योजना मिलेगा तो आपको शहर याद करना है, और जब जवाहर मिलेगा तो आपको ग्रामीण समाज याद करना है, और सामाजिक जब मिलेगा तो दोस्तों ये ग्राम और शहर दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, शहर और गांव दोनों की बात हो रही है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण जुड़ गया है, यानी कि ये ग्राम से संबंधित चीज़ है। और पूछ क्या रहा है कि ग्राम से संबंधित चीज़ कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे नेहरू रोजगार योजना दोस्तों आपका ग्राम से संबंधित योजना नहीं है। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत दोस्तों आपका 1989 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है ये शहर जवाहर वाला, आप लोग चेक कर लेना और बताना कमेंट सेक्शन में कब स्टार्ट किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा था जाति एक बंद वर्ग है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मजूमदार एंड मदान ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, संस्कृतिकरण आप याद रख लीजिए, ये नाम आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाला है इस बार। एम.एन. श्रीनिवास ने, अगर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण ये टॉपिक आता है तो आपको श्रीनिवास नाम देखने को जरूर मिल जाएगा, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक आधारित होती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक आधारित होती है। जिस तरह से समाज आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परिवर्तन होगा। अगला है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। ऑब्वियस सी बात है, होता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक घटना है, और सामाजिक परिवर्तन नहीं, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये राइट आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब दो आंसर हमारा सही हो गए, ये भी सही है और ये भी सही है, सार्वभौमिक और प्रकृति सामाजिक आधारित होती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमने दो ऑप्शन पहले से सही कर लिया था। अगला है बच्चे के जन्म के 40वें दिन मनाया जाता है। बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है, नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे के जन्म के 40वें दिन क्या मनाया जाता है? तो चिल्ला मनाया जाता है, ध्यान देना, चिल्ला 40वें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव समाज की आधारशिला है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है। मानव समाज की आधारशिला आपका क्या है? परिवार है। ठीक है, क्योंकि परिवार संबंधित यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्शन में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मानव समाज परिवार की मानव समाज की आधारशिला परिवार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी भी संस्था के विविध प्रकार होते हैं। संभवतः समस्त संस्थाओं में परिवार अत्यंत विविध कार्यों वाली संस्था है। किसने कहा? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इलियट एवं मैरिल ने इस चीज़ को कहा था। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में परिवार का कौन सा रूप मान्य है? वर्तमान समय में परिवार का कौन सा रूप मान्य है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन वर्तमान समय में परिवार का कौन सा रूप मान्य है? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता होगा कि एक विवाही परिवार इस समय वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, यानी कि सभी लोग एक शादी कीजिए और 2 बच्चे पैदा कीजिए, हम दो हमारे दो वाला कंडीशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी समाजशास्त्री ने पीढ़ी की गहराई को संयुक्त परिवार के लिए महत्वपूर्ण माना है? किस समाजशास्त्री ने पीढ़ी की गहराई को संयुक्त परिवार के लिए महत्वपूर्ण माना है? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा देसाई ने। ठीक है, देसाई ने। अच्छा, इसका जो आपको आंसर सहित इसका जो PDF है ना, ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको आंसर सहित इसका PDF मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो PDF है उसको प्रोवाइड करा दिया गया है। इसको मैं फिर से एक बार कंबाइन करके जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं दे दूंगा। ठीक है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का PDF आपको कल तक देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार के रूप में जाना जाता है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे भारतीय परिवार में अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे तो संयुक्त परिवार अभी भी प्रचलन में है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भारतीय परिवार की बात हो रही है तो आप ग्रामीण को ज़्यादा वेटेज देंगे, ना कि नगर को देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ 78% जो है अभी ग्रामीण क्षेत्र है। ओके, सो यहाँ पे आप संयुक्त परिवार को वेटेज देंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है ना ग्रामीण ना नगरीय, तो आप ग्रामीण परिवार को वेटेज देते हुए यहाँ पे आप संयुक्त परिवार क्लिक करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा और यहाँ पे भी आ गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अमेरिका की सहायता से। आगे बढ़ते हैं, जो कि फेल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा, और इसी की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति वगैरह जो संगठित समिति वगैरह बनाई गई थी बाद में, वो सारी चीज़ें इसी की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की देन है? तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की देन कौन सा कार्यक्रम है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इंद्रधनुष। तो जवाहर जब नाम जुड़ गया है तो ये APJ वाले तो ऐसे हट गए। यहाँ पे आपको दोस्तों राइट आंसर होगा पूरा। ठीक है, तो पूरा योजना जो है ये पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। अगर आप लोग को
अगर आप लोगों ने कॉपी किताब नहीं लिया है, पेन नहीं लिया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हो सकता है कि योजना में आपको कहीं ना पढ़ने को मिले। पूरा का जो फुल फॉर्म होता है, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, इसका ये फुल फॉर्म होता है। कॉपी पे आप लोग लिख लें, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और 2003 में ये स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2003 में ये स्टार्ट किया गया था, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने लिख लिया होगा। और दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण रोजगार प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हो गया, ठीक है, और भी जो रोड व्यवस्था होती है, सड़क निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शहरी सुविधाएं होती है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना प्लस रोजगार जनरेट करना, इस पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य था, जो कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा पहल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? तो संयुक्त परिवार का कर्ता सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, ठीक है। क्या होता है? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति संयुक्त परिवार का कर्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है? तो संयुक्त परिवार का प्रकार्य दोस्तों मतलब कार्य, एक तरह से समझ लीजिए। तो सामाजिक सुरक्षा, ऑब्वियस सी बात है, समाज से कोई विपत्ति ना आने पाए, इसलिए क्या होता है? परिवार एकजुट रहता है। आर्थिक सुरक्षा, हाँ। व्यक्तिवादिता और मानसिक सुरक्षा, देखिए मानसिक सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन व्यक्तिवादिता दोस्तों, हम की जो भावना होती है ना, ये संयुक्त परिवार में नहीं होती है, क्योंकि कभी कोई अपने मत पे डिगा रह गया, मतलब अडिग नहीं हुआ, तो वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो आपका संयुक्त परिवार बचेगा भी नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है? ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी, यह सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। यह सभी यानी कि निर्धनता, बेरोजगारी और भुखमरी, ये सब ग्रामीण परिवार की क्या बोलते हैं, ग्रामीण भारत की समस्याएं हैं। तो दोस्तों, इसको मैंने बहुत ही जल्द फटाफट इसको कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारा ई बुक है आप उसको बाय कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो लोगों ने बाय कर लिया है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जल्द से जल्द यानी कि कल आपको इसका पार्ट 4 देखने को मिलेगा, और इस बार हम पार्ट 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करेंगे। जो फालतू के क्वेश्चन है उनको हम हटा के ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उनको शामिल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट को शामिल करते हुए भी लगभग हम 200-300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।